फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट। जैसे हैं विराट कोहली क्रिकेट के महान इंसान, तो वैसे ही आज हमारे साथ है सुआर्शी कोहली। सुआर्शी कोहली जी ने ऑल इंडिया रैंक 37 स्कोर करा है सीए इंटर में। तो कोहली जी, आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस है ऑल इंडिया रैंक 37 का, और जब आपने पहली बार रिजल्ट देखा तो कैसा फील आया, मतलब क्या था वो? मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई ऑब्वियसली, बिकॉज नेवर इन अ मिलियन ईयर्स आई वुड हैव इमेजिन कि ऐसा होगा। एंड थोड़ा रोना भी आया, बट मोस्ट ऑफ ऑल मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे, सो मैं बस रिलीव थी कि उनको खुशी हुई। तो रिजल्ट आपने ही देखा था? हाँ। बहुत बढ़िया। वैसे तो सुआरशी के बारे में क्या ही बताया जाए, इन्होंने सीए फाउंडेशन में वैसे रैंक नहीं आती है, बट सीए फाउंडेशन में भी इनके काफी अच्छे नंबर थे। आप बता सकते हैं आपके सीए फाउंडेशन में कितना क्या स्कोर था? 323। 323। एंड सीए इंटर में? 453। 453 सीए इंटर में। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्कोर याद है आपको? इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज याद नहीं है, हाईएस्ट कितना है? 92 कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में 92 मार्क्स। इतने में शायद दो बच्चे पास हो जाते। तो अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं सुवार्शी जी, हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिले कि कैसे क्या सीए इंटर को प्लान आउट करना चाहिए। ठीक है। तो पहली चीज, आप कहाँ से हैं, आपकी सीए जर्नी कैसे क्या बिगन हुई, और 11वीं 12वीं के बाद सीए ही क्यों चूज करा? आई एम फ्रॉम इंदौर, एंड फ्रॉम द मोमेंट जब मैंने 11th में कॉमर्स चूज़ किया, आई न्यू कि मैं सीए ही करने वाली हूँ। सो वो तो पहले से ही सेट था, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी बिगिन। मैंने पेस से शुरुआत करी थी मेरे फाउंडेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए, एंड इंटर भी वहीं से किया। और आपसे जीएसटी के लिए पढ़ा मैंने। सुन लो, जीएसटी मेरे से पढ़ा है, बहुत बढ़िया। ठीक है। एक और चीज, फाउंडेशन और इंटर का अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या डिफरेंट है, मतलब फाउंडेशन और इंटर में ऐसा क्या डिफरेंस है? फाउंडेशन वास्ट बच्चा पास हो जाता है, इंटर में उसके अटेम्प्ट लग जाते हैं। वास्टली डिफरेंट है, बिकॉज कोर्स इटसेल्फ में, मतलब फाउंडेशन से इंटर में आना कोर्स बहुत बड़ा हो जाता है। इनफैक्ट जो फाउंडेशन का कोर्स है वो काइंड ऑफ कम ही है, बिकॉज 12th से बहुत ओवरलैप हो जाता है वो। एंड इंटर में मोस्टली चीज़ें नहीं होती है, सब्जेक्ट्स नए होते हैं, ऑडिट और टैक्सेशन, ये सब पहले नहीं पढ़ा होता है, सो इट्स रियली डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू फाउंडेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर एक ग्रुप देना चाहिए, बहुत ग्रुप देना चाहिए, ऐसे मेरे पास न जाने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे रोज के 10-15 मैसेज आते ही हैं। तो एक ग्रुप दे, बोथ ग्रुप दे, और आपने बोथ ग्रुप क्यों दिया? मेरा रीज़न यही था, बिकॉज बिकॉज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, सो मेरे पास टाइम था उतना, 9 मंथ्स का। बिकॉज इफ़ मैं सेकेंड अटेम्प्ट में देती तो जो भी ग्रुप बाद में देती उसके लिए 3 मंथ्स का प्रिपरेशन टाइम होता। तो आई थिंक ये टाइम का एडवांटेज लेना इज़ बेटर। तो तो इसलिए बहुत बच्चों को बोथ ग्रुप देना चाहिए कि आराम से सिंगल सिंगल ग्रुप, क्योंकि अब तो 3 महीने बाद अटेम्प्ट आ जाता है। आई थिंक वो कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो उतना एक साथ नहीं हैंडल कर पाते, बट कुछ कर लेते हैं, तो कैपेबिलिटी एंड पर्सन टू पर्सन डिफर फॉर करता है। एग्जाम्पल, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाउट मैं पूछ रहा हूँ। स्टूडेंट ने मेरे से बोला था कि सर कोई आए इंटरव्यू के लिए तो ये डाउट पूछना। एक स्टूडेंट है मेरा, गॉड्स ग्रेस से पास तो हो गया बट एग्रीगेट नहीं बन पाया। उसका सेकेंड ग्रुप का कोचिंग थोड़ा बहुत हो चुका है। ओके। तो सितंबर अटेम्प्ट में वो बोथ ग्रुप दे, या सितंबर में अभी सिंगल ग्रुप दे और सिंगल ग्रुप पास करे, और या तो जैन 25 में बोथ ग्रुप दे? सिंगल ग्रुप। सितंबर 25 पर्सन। में सिंगल ग्रुप दे। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि सुआरशी रैंक कर है तो ये बोल रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि यार एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए रहता है प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन मतलब ऐसा नहीं कि हमने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा और पास हो गए। अभी आगे वो भी क्वेश्चन आएंगे, कितनी बार रिवाइज करना है, कितनी बार मॉक टेस्ट देना है। तो मैं सस्पेंस को भी बना के रखूंगा। इसलिए अगर आपकी तैयारी सो है, सेकेंड ग्रुप की कोचिंग हो चुकी है, एक बार नहीं पढ़ा है, तो आप सिंगल ग्रुप दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बार जैन में बोथ ग्रुप दे दें, या आप जैन में बोथ ग्रुप हाँ, दे दें। जैन में बहुत। ठीक है। एक और चीज, आपका डेली स्केड्यूल बताएं। और ये डेली स्केड्यूल दो पार्ट में आप बताएं, एक तो एग्जाम टाइम में आपका क्या स्केड्यूल था, और एक एग्जाम टाइम के पहले क्या स्केड्यूल था। वैसे तो स्केड्यूल बहुत डिफर करता था डे टू डे, बट एग्ज़ाम से पहले तो वही था, कोचिंग की जो टाइमिंग्स है, उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस तो अकाउंट्स पे था उस टाइम पर।
प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, एफएम, इन सब के और लिए। ये जो आपको लीव्स मिलती है, कितनी लीव्स मिली थी आपको? संडेज मिलते थे। वो लीव्स नहीं, मतलब कोचिंग का कोर्स जैसे ही खत्म हो गया था हाँ, उसके बाद आपको टेंटेटिवली कितना अमाउंट ऑफ टाइम मिला था सेल्फ स्टडी के लिए? 3 to 4 months, थ्री तो टू 3 to 4 months जो आपका सेल्फ स्टडी फोर ड्यूरेशन था, उसमें सुबह को पढ़ाई करते थे, रात को पढ़ाई करते थे, और एक टेंटेटिव स्केड्यूल क्या रहता था? 8 o'clock, 8 to 10 के बीच में उठती थी मैं, रात को 12 के आसपास सोती थी। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था कि इस टाइम पढ़ना है ऐसा। वो थोड़ा इम्पल्सिव था ऑनेस्टली, बट दोपहर में ही मेनली पढ़ती थी अच्छा, मैं। जब मन रहे तब हाँ, पढ़ाई। काइंड ऑफ। वैसे बहुत बढ़िया। एक और चीज, पर्टिकुलरली वन सब्जेक्ट एट अ टाइम और 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अभी 50-55 डेज है तो मैं इसको कैसे क्या डिवाइड करूँ कि मैं पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढूं, या मैं जोड़ी बना लूं, या मैं 6 सब्जेक्ट एक ही दिन पे पढूं? 6 सब्जेक्ट्स इन अ डेज, अनरियलिस्टिक काइंड ऑफ। वंस अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मैं पर्सनली 2 to 3 सब्जेक्ट्स पर डे कर लेती थी, क्योंकि मैं जगल कर पाती थी सब्जेक्ट्स के बीच में। बट कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि वो सब्जेक्ट्स, जैसे एक ही सब्जेक्ट में, तो वो उसी लय में या उसी उसी जोन में। जोन में चलते हैं, तो फिर वो पर्सन टू पर्सन, आई थिंक 2 to 2 इन अ डे पॉसिबल है हर तो किसी के लिए। 2 सब्जेक्ट्स आप इन अ डे पॉसिबल है, और आप चाहें तो एक सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी जेनजी जनरेशन है, इंस्टाग्राम की रील वो 1 मिनट में बोर हो जाते हैं, तो इनके लिए 2 सब्जेक्ट्स बेटर है। 6 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, क्योंकि जनरली जगलिंग में भी टाइम लगता है। कि अगर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ और अकाउंट से मैं ऑडिट में स्विच होऊंगा तो मेरा माइंड मेकअप हाफ एन आवर, 1 घंटा मुझे माइंड मेकअप में लगेगा। ट्रू, करेक्ट है? ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कितने रिवीजन एग्जाम के पहले आपने करे थे? और ये बहुत सच बताना, क्योंकि बच्चे 2 रिवीजन करते हैं और फिर बोलते हैं पास नहीं हुए। तो कितने रिवीजन्स? 3 से 4। 3 से 4 एंड वो रिवीजन्स। सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, जैसे लॉ में ज़्यादा रिविजन्स थे, ऑडिट में ज़्यादा रिविजन्स थे कंपेयर टू मे बी अकाउंट्स या फिर एफएमएसएम। ऐसे में तो 2 ही थे आई थिंक। एक और चीज, यहाँ पे बच्चा ऐसा है कि लॉ ऑडिट बहुत घबराया हुआ रहता है, वो टैक्सेशन पास हो जाता है, कॉस्टिंग पास हो जाता है, अकाउंट्स भी, एफएमएसएम भी जैसे तैसे पास हो जाता है। ऑडिट और लॉ में उसके नंबर आते ही नहीं है। तो ऑडिट को मैं ऐसे रट्टा मारूं, लॉ को मैं बिल्कुल रट्टा मारूं, समझ समझ के पढ़ूं। आप ऐसा समझो कि आपके छोटे भाई बहन बैठे हुए हैं और जिनका ऑडिट और लॉ अटक गया है, तो उनको एक ऐसा एडवाइस दो कि यार देख भाई, ऐसे ऑडिट पढ़ना चाहिए, ऐसे लॉ पढ़ना चाहिए, तो तुम भी पास हो जाओ। ओके, 2-3 हैं एडवाइजर्स। फर्स्टली शॉर्ट नोट्स। ऑडिट में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे हैंड रिटन, और टीचर्स ने भी दिए थे। आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा फिल्टर हो जाते हैं कंटेंट जो हमें पढ़ना है, क्योंकि कोचिंग का मटेरियल या फिर मॉड्यूल जिससे भी पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारा कंटेंट बहुत एलेबरेट रहता है। तो उसको कंसाइज वे में एक जगह पर पूरा चैप्टर लिख दो तो वो रिवाइज करने में ईजी होता है। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो बार बार रिवाइज करते तभी दिमाग में रिटेन होता है। एंड मॉक टेस्ट फॉर श्योर, बिकॉज उसी से फिर प्रैक्टिस बनती है और उससे पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और कोई स्पेसिफिक आपकी थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रैटेजी थी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑडिट, इनको मैं ज़्यादा रिवाइज करूंगी, किस प्रैक्टिकल थ्योरी सबके लिए सेम स्ट्रैटेजी? नहीं, ऑब्वियसली मतलब अलग अलग ही थी, बिकॉज प्रैक्टिकल में ज़्यादा प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है। लॉ में रिविजन्स, और जिसको अगर चाहिए तो राइटिंग प्रैक्टिस कभी कभी कर लेती थी मैं। बट रिविजन्स आई थिंक ज़्यादा सूटेड है थ्योरी के लिए, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोर सूटेड फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, और थ्योरी सब्जेक्ट्स में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिविजन्स करना है। याद करना है कि सिर्फ समझना है? थ्योरी याद करनी है, रट्टा मारना है, कि अगर अपन समझें, 3-4 बार उसको समझें और फिर वैसे लिखें, वो थोड़ा सा बताएं। कॉन्सेप्ट पर ही फोकस रखना है मेनली, बिकॉज आगे तो करियर में वही काम आएगा। रट्टाफिकेशन करियर में आगे नहीं ले जा सकता। बट जैसे डेफिनेशंस, लॉ में स्पेसिफिकली डेफिनेशंस हैं, और ऑडिट में भी कुछ डेफिनेशंस हैं, वो याद कर सकते हैं, बट मेन फोकस कॉन्सेप्ट पर। मतलब देखो, ऑडिट और लॉ, रट्टाफिकेशन प्लस कॉन्सेप्ट, ये दोनों के थ्रू ही ऑडिट और लॉ में नंबर आते हैं। तो जितने भी इंटरव्यू मैंने लिए हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है,
देखो कुछ ना कुछ आपको याद करना ही पड़ेगा, जैसे डेफिनेशन हो गया, आप सेक्शन नंबर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऐसे नंबर, वो आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है पॉइंट वाइज है, उनकी की वर्ड्स भी आपने ध्यान रख लिए तो वेल एंड गुड है। Yeah. ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने मॉक टेस्ट और क्या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी? और हमने भी आपके जीएसटी के हाँ 3 मॉक टेस्ट पेपर लिए थे, तो उसके बारे में भी बच्चों को बता। ओके। तो मॉक टेस्ट मेरे काइंड ऑफ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर थे। ग्रुप 1 के मैंने काफ़ी सारे दिए थे, आई थिंक 6 दिए थे। 6 मॉक टेस्ट, सुन लो भैया, 6 मॉक टेस्ट। एंड जीएसटी में 9 दिए थे क्योंकि जीएसटी 3 में 9, सर के थे। और और टैक्सेशन में इनके 71 मार्क्स हैं। और टैक्सेशन में इन्होंने बोला था मुश्किल लग रहा है कि सर रैंक तो छोड़ो, पास होना भी मुश्किल लग रहा है टैक्सेशन में। मॉक टेस्ट का कमाल बताओ बच्चों को कि हाँ यार मॉक टेस्ट देना चाहिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिकॉज एक जो डर रहता है एग्ज़ाम एनवायरनमेंट का वो दूर हो जाता है। मतलब यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू गिव द एग्ज़ाम। एंड प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इजी, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें ही होता है। तो आई थिंक मॉक टेस्ट इज यू कैन नॉट स्किप इट तो एवर। मॉक टेस्ट तो स्किप नहीं करना है, मतलब मिनिमम 2 मॉक टेस्ट। 3। 3? ओहो, मैं आज तक 2 समझता था, अब मेरा भी माइंड का सही हो गया है, मतलब 2 नहीं, मिनिमम 3 मॉक टेस्ट। तो 3 मॉक टेस्ट, 3 रिवीजन, वेल एंड गुड। और रैंक लानी है तो 6 मॉक टेस्ट, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और चीज़, बहुत बार क्या रहता है ना, सुबह से रात तक पढ़ाई लिखाई करते हैं और सीए स्टूडेंट्स के इतने फ्रेंड्स भी नहीं रहते, तो थोड़ा बर्नआउट टाइप फील करता है। तो उसमें आप ऐसा क्या करते थे? योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, कोई वेब सीरीज देखते थे, पेरेंट्स से बात करते थे, ऐसा क्या करते थे? गाने सुनना सबसे बहुत ज़्यादा। बढ़िया, ये एड शेरिंग का वो सफायर गाना अभी चल ही रहा नहीं, है। अ, बहुत गाने सुनना या फिर मतलब स्टेप आउट हो जाना जिस भी एरिया में आप पढ़ रहे हो बिकॉज वो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। मम्मा पापा से बात करना, वो मतलब जैसे पापा तो ऑफिस रहते हैं तो उनसे बात नहीं हो पाती, पर मम्मी से बात करना, फ्रेंड्स से बात करना। देखो एक बात है, मतलब आज भी जैसे अपन सब चार्टेड अकाउंटेंट बन गए तो अब तो 5 साल हो गए, पर आज भी मेरी मम्मा ऐसे ही कहती है कि यार आधी सीए तो मैं ही हूँ। तो ये आप बिल्कुल ऐसा फैक्ट मान लो कि आधी सीए आपकी मम्मी है। पापा आपके ऑफिस रहेंगे, शॉप पे जाएंगे, पर जो बातें आप अपनी मम्मी से शेयर करोगे ना, वो आपका स्ट्रेस भी बर्न आउट होगा। और कुछ कुछ बातें ऐसे हैं, अगर आप मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पा रहे हो तो एक फ्रेंड ऐसा बना लो जिससे वो अपनी जो आपके अंदर की बातें हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, वो आप उससे शेयर करो। बहुत सारे दोस्तों से बात करना भी मेरे हिसाब से सही नहीं है, हाँ, क्योंकि वो फिर आपको माइंड में बताते हैं कि इतना कोर्स हो गया, इतना कोर्स होगा। तो ऐसे ही था क्या आपका कि 5 to 7 फ्रेंड्स या एक दो दोस्ती? एक दो, उसमें से भी मेन एक ली एक ही। बहुत बढ़िया, वो सीए वाली थी। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। एक और चीज, स्टडी मटेरियल, कोचिंग के नोट्स या आईसीएआई के जो स्टडी मटेरियल आरटीपी, वो रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं कि आईसीएआई गया तेल लेने और कोचिंग के नोट्स पढ़ें? कोचिंग के नोट्स काइंड ऑफ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करता है। जैसे पर्सनली अगर मैं बताऊं, अकाउंट्स के लिए मैंने कोचिंग की नोट्स रेफर करे थे, बट उसमें जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे वो इम्पोर्टेंट है। कभी मॉड्यूल के कभी वो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हाँ। हाँ, कभी कभी वही कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था जो मैंने सुबह ही रिवाइज किया तो था। ये तो बहुत तो फॉर्चुनेट रहता है कि यार वही सेम क्वेश्चन आ जाए तो। और फिर जैसे लॉ है, अब लॉ मॉड्यूल से कवर नहीं कर सकते हो, बहुत एक्सटेंसिवली दिया, लॉ, ऑडिट, टैक्सेशन। तो इसलिए वो स्टडी मटेरियल की बजाय जो कोचिंग के नोट्स है या फिर सेल्फ मेड नोट्स है उनसे प्रिपेयर करना आई फाइंड इट बेटर। एंड एफएमएसएम तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस कोचिंग में जो दिए, एंड स्पेसिफिकली कॉस्ट एफएम में जो मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा, थे। वो जो अभी आईसीएआई ने नए रिलीज हाँ, करे? मॉडल टेस्ट पेपर्स बिकॉज वो अपडेटेड रहते हैं। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर अभी नया आ गया है। एक और चीज़, क्या कोई टीचर्स या कोई कोचिंग आप ऐसे रिकमेंड करना चाहें, क्या ऐसे क्या जीएसटी साइंस ऐसे पढ़ लो, ऐसा कुछ आप ऐसा रिकमेंड करना चाहें कि बच्चे कैसे क्या कोचिंग चूज करें? बेसिकली ये क्वेश्चन है। अभी फाउंडेशन में बच्चे बहुत सारे पास हुए, हम्म, तो उनको बहुत ऐसा डाउट रहता है कि यार हम कैसे क्या कोचिंग चूज करें। मेरे लिए तो पर्सनली आई फाइंड दैट मैंने बिकॉज फाउंडेशन पे से किया था, तो वो एक ट्यूनिंग बैठ जाती है टीचर्स से।
तो तो जिस इसलिए क्लास से फाउंडेशन करा उसी क्लास से अपन इंटर भी कर सकते हैं। कर सकते हैं इफ़ वो इशू है कि ट्यूनिंग बैठनी चाहिए या अच्छा, फिर टीचर से घुलने मिलने में टाइम लगता है, ऐसा इफ़ ठीक है। हो। जीएसटी के लिए इनको बता दो यार किससे जीएसटी के लिए प्लीज़ जीएसटी विद साहिल ही रेफर करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और चीज, आप स्नैपचैट चलाते हैं? नहीं। बहुत बढ़िया, स्नैपचैट नहीं चलाते। व्हाट्सएप, हाँ। ठीक है, इंस्टाग्राम। हाँ। तब इंस्टाग्राम पे ऐसे 8 घंटे 10 घंटे एक्टिवेट रहते हैं कि एग्जाम टाइम पे अपन थोड़ा इंस्टा ऑफ करें, व्हाट्सएप ऑफ करें, कि टेलीग्राम अपन 10 10 घंटे चलाएं। मतलब कैसा ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड, बम्बल, आजकल ऐसे बहुत सारे ट्विटर। टूल्स आ गए, ट्विटर। तो बच्चों का पढ़ाई में मन कम लगता है और ये रील रील में बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो उससे कैसे क्या बचें, या करें ये सोशल मीडिया, या सिर्फ पढ़ाई करें वैसा? पर्सनली मैंने जो किया, मैं भी काफ़ी इंस्टा चलाती थी, बट एग्ज़ाम टाइम में अनइंस्टॉल कर दिया था मैंने भी, बिकॉज वो मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड दैट मच गिविंग दैट मच टाइम टू योर सोशल मीडिया। उस टाइम पे फोकस करना इम्पोर्टेंट होता है आई गेस। जो स्टार्टिंग में मे बी कर सकते हैं गिवन द कंडीशन कि स्टडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही हो, और एग्ज़ाम टाइम में तो प्लीज़ रिफ्रेन। तो वो एक कोट है, इफ यू कांट सेक्रीफाइस फॉर द ड्रीम देन द ड्रीम बिकम सेक्रीफाइस। वापस से सुनना, इफ यू कांट सेक्रीफाइस फॉर ड्रीम देन द ड्रीम बिकम सेक्रीफाइस। अभी 1 2 महीने के लिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, भाई स्नैपचैट में क्या है, रोज स्ट्रीक भेजो। किसी एक दिन किसी ने स्ट्रीक नहीं भेजी तो इतना सेल्फिश है कि कल पे वो आपको कोई स्ट्रीक भेजने वाले नहीं है। तो ये सब चीज़ें एग्जाम के 1 2 महीने पहले अवॉइड करो। उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद चला लेना जितनी आपको इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करनी है। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और चीज़, आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगा? मे बी वो टैक्सेशन भी हो सकता है, और आपने उसको कैसे क्या टैकल करा? टैक्सेशन वो फॉर बहुत श्योर। बढ़िया। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है ना? हाँ जी, नहीं, बोलो। टैक्सेशन बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग था, एंड मेरे एंड से मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम थी, ऐसा लगा एंड मुझे। उसको कैसे क्या टैकल करा? जैसे प्रैक्टिस। डीटी में भी बच्चा आजकल बहुत घबराता हाँ, है। डी। आईडीटी तो उसका हो जाता है, हम्म। फॉर सेक आईडीटी हो जाता है, पर डीटी पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है। मेरे साथ भी सेम था, मेरे साथ मतलब जीएसटी वाज रियली इजी फॉर मी, थैंक्स टू यू। बट आई डीटी में बिकॉज उसमें प्रोविजंस बहुत सारे होते हैं, एंड आई फील लाइक अकाउंट से भी ज़्यादा प्रैक्टिस डीटी में लगती है, क्योंकि उसमें इतने वास्ट स्कोप है उसका, डिडक्शंस हैं, सैलरी है। एक और चीज, जी जी। जैसे डीटीए सब पढ़ के जाएं कि एबीसी कैटेगरी फॉलो करें? टाइम पे डिपेंड करता है, नहीं, टाइम है तो सब पढ़ो, बट एग्जाम टाइम है तो मेन टॉपिक्स पे फोकस करो। ठीक है, ये भी सही है। एक और चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, मतलब आज मेरे पास इतने सारे बच्चों के फोन आए, पास भी बहुत सारे हुए, फेल भी बहुत मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स हुए। मेरे को सबसे ज्यादा दुख उस बात का लगता है कि बेचारा बच्चा 40 पे तो पास हो गया है, बट एग्रीगेट नहीं बना पाया। एग्रीगेट कैसे बनाए? मतलब मैं इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गया बट मेरा एग्रीगेट रह गया। हम्म। तो मैं एग्रीगेट के लिए क्या करूँ? उसके लिए कोई स्पेशल टिप्स? एक सब्जेक्ट होना चाहिए आई थिंक, जो एक सब्जेक्ट होना जिस पे चाहिए। यू कैन रिलाय कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड आई कैन स्कोर वेल इन इट, तब वो बचा है एग्रीगेट को, तो ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए। एक सब्जेक्ट आप ऐसा बना लो। ऐसे फर्स्ट ग्रुप में आपने ऐसा कौन सा सब्जेक्ट बनाया था? अकाउंट्स? मुझे लगा था लॉ, पर अच्छा, उसमें सबसे कम आए लॉ मेरे। में तो लॉ लग गए, ठीक है। तो लॉ तो ठीक है, और सेकंड ग्रुप में? ऑडिट। ऑडिट, हाँ ठीक, ऑडिट आपने बनाया था स्कोरिंग। बट दोस्तों मेरे रे, रैंकर लोग थोड़े आई अजीब होते हैं। कॉस्ट में मेरे ज़्यादा। आए कॉस्ट में ज़्यादा, बट हाँ। ऑडिट आप ऐसा रिस्क डोंट टेक दिस एट होम, ठीक है? क्योंकि ऑडिट को आप कभी भी ऐसा बैकफायर कर सकता है ऑडिट, बट फिर भी अगर आपका थ्योरी बहुत अच्छा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ये मतलब ऐसा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो वैसा रहता है ना, इफ यू आर अगेन इन बैक इन योर 20s देन व्हाट विल यू डू डिफरेंट? तो सपोज करो सुहार्शी गोली, आपने सीए फाउंडेशन का रिजल्ट अभी अभी पास करा है, और आपको एक जादू की छड़ी से, मैजिक वॉन्ड से ऐसा मौका मिला है कि आप वापस से इंटर में जाएं, तो आप ऐसा क्या अलग करते कि AIR 37 से हो सकता है AIR 1 आ जाए? ओके, कोर्स जितनी जल्दी कर सकते हैं कंप्लीट कर देना, बिकॉज उससे प्रैक्टिस का टाइम मिलता है सबसे मतलब ज़्यादा। अगर सुहार्शी को मौका मिलता तो सुहार्शी 3 4 महीने की जगह पे 5 महीने की प्रिपरेशन लीव लेती, मतलब कोर्स जल्दी खत्म करती। और
और डीटी में ज़्यादा प्रैक्टिस। डीटी में ज़्यादा प्रैक्टिस और डीप डाउन थोड़ा सा थिंक करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों की काफ़ी हेल्प करेगा। कि मैं ये कर सकती थी तो मेरी AIR 37 से AIR 1 से 10 के बीच में आ सकती थी। ठीक है, डीटी में ज़्यादा प्रैक्टिस करो और कोर्स देखो, कोर्स जल्दी खत्म होगा तो रिवीजन का एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा, रिवीजन का टाइम मिलेगा तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे, तो मॉक टेस्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, आखिरी के चंद एक दो सवाल। लास्ट 1.5 डे स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए या भगवान भरोसे किसी मैराथन के भरोसे जाना चाहिए? ऑफ कोर्स बनाना ही चाहिए, बिकॉज इवन मतलब ऐसा भी मॉक टेस्ट प्लान कर सकते हैं जिसमें पहले वो 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी एक बार करके देख लें। बहुत बिकॉज बढ़िया। हाँ बोलो बोलो। बिकॉज वो एंड मोमेंट पे प्रेशर जो रहता है वो हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो एक प्लान होता है अगर पहले से ही सॉर्ट आउट, तो उसको सीधा फॉलो करना इजी रहता है। प्लानिंग टू फेल इज फेलिंग फेलिंग टू टू प्लान। प्लान। बहुत बढ़िया, तो प्लान होना चाहिए। और एक और चीज यार, लास्ट 1.5 डे स्ट्रैटेजी से ही आपके नंबर डिसाइड होते हैं। नो मैटर आपने ये 9 मंथ्स की ड्यूरेशन में कितना क्या पढ़ा, अगर वो लास्ट 1.5 डेज में आपने पढ़ लिया तो आपका पास पक्का हो जाएगा। और लास्ट 1.5 डेज में कुछ भी अगर मिस्टेक रह गई तो मेरे हिसाब से पास होना मुश्किल है। हम्म। एक और चीज, MCQ बच्चा दिखता ही नहीं है, MCQ की बच्चा प्रैक्टिस करता ही नहीं है, सिर्फ वो डिस्क्रिप्टिव पे ही लगा रहता है। और 30% मतलब 30 मार्क्स MCQ में से, और टोटल अगर 600 मार्क्स का पेपर है तो 180 मार्क्स MCQ है। हम्म। तो उसमें क्या करें, करें MCQ की प्रैक्टिस की भगवान भरोसे जय माता दी लेट्स रॉक? कुछ सब्जेक्ट्स में इम्पोर्टेंट है, जैसे मुझे लगा था कि कॉस्ट एफएम के जो केस सिनेरियोज होते हैं वो डिफ़िकल्ट, आई फाउंड इट रियली डिफ़िकल्ट। तो मॉडल टेस्ट पेपर्स में मुझे मिल गए थे, एंड अलग से भी उसके आता है एक, आईसीआई रिलीज करता है सिर्फ एमसीक्यूज वाला, तो वो मैंने रेफर किया था। MCQ करो। एक और चीज, मतलब ये भी बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, अगर सपोज करो मैं कोई कॉस्टिंग की बुक लेके आया हूँ, मैं क्वेश्चन को खुद करूँ, मैं फैकल्टी का वेट करूँ कि आराम से फैकल्टी कराए, या मैं ऑडिट ऑडिट खेलूँ कि मैं क्वेश्चन को करता रहूँ और जब तक मेरे से ना बने मैं उठूँ नहीं अपने डेस्क से? ओके, आई थिंक खुद से ट्राई करना इज़ रियली इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, इतनी करेज होना क्योंकि चाहिए। आजकल पेपर वैसा नहीं है कि ओल्ड क्वेश्चन हम्म। उठ के आ गए, नए क्वेश्चन आते हैं। हम्म। तो हाँ, वही कि नए क्वेश्चन देखा तो उससे घबराना नहीं, उसको उठा ले, तो इसलिए वो खुद अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। बट ऑडिट तो नहीं करें ऑडिट? नहीं नहीं, भाई ये डेफिनेटली बहुत नहीं। इंपॉर्टेंट है। बच्चा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाता है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करता है। मेरे हिसाब से अगर आपने लेस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी करे पर अगर खुद से करे तो वो ज़्यादा बेटर है। हम्म। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ। ठीक है, आखिरी आखिरी क्वेश्चन अब हमारे पास। और आखिरी क्वेश्चन बस ऐसे ही है कि इनको एक दो ऐसे टिप दे दो कि ये AIR 37 की जगह पे और भी कम AIR 1 से 10 के बीच में ले आए। हम्म। और जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं, जो बच्चे बेचारे फेल हो गए हैं, अनसक्सेसफुल रहे हैं, देखो हर चीज़ अब किस्मत माने मेहनत माने, पर ठीक है अभी अनसक्सेसफुल रह गए तो रह गए। और मेहनत सब बच्चे करते हैं CA में, नो डाउट CA में कोई ऐसा बच्चा होता ही नहीं है जो मेहनत ना करे। और मेहनत तो करते हैं बट बहुत सारे बच्चे अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो आपको दो चीज़ें बतानी, एक कैसे क्या रैंक लाएं जो रैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, दूसरा अगर आप अनसक्सेसफुल रह गए हैं तो यार ये चीज़ें कर लो तो पास हो जाओ। ओके, एक कॉमन एडवाइस तो दोनों के लिए यही है, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट बहुत रियली बढ़िया। रियली इम्पोर्टेंट। जो एआईआर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कितने, चार पाँच छः, एक 6। नंबर हो, छः छः मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया रैंक लानी है, 6 मॉक टेस्ट। ठीक है, एक और चीज़, जो बेचारे पास नहीं हो पाए उनको ऐसी दो तीन एडवाइस कि यार पास हो जाए बस। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है वो एरिया आइडेंटिफाई करना जहाँ चूक गए, बिकॉज बहुत सारे लोग मतलब स्ट्रैटेजी अपनी चेंज नहीं करते हैं। दे थिंक कि जो पहला वाला उन्होंने मॉडल फॉलो किया वही मॉडल वो फॉलो कर ले तो वो हो जाएगा। बट इफ़ कोई अनसक्सेसफुल रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो कोई ना कोई कमी रही होगी, तो वो एरिया ढूंढना, उस पर वर्क करना,
तो आपको वो अपने पेन पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि कहाँ पे आपने लैग करा, और फिर उसको उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फटाफट से सुवार्शी जी, अब कुछ हमारे पास रैपिड फायर राउंड है Okay. और इनका आंसर आपको बिना सोचे समझे देना है। ठीक है, फटाफट से। सबसे पहला, फेवरेट सब्जेक्ट इन सीए इंटर? ऑडिट। ऑडिट। लास्ट यूट्यूब और नेटफ्लिक्स सीरीज दैट यू वॉच व्हाइल प्रिपेयरिंग योर सी एग्जाम? मैं सीरीज नहीं देखती। बहुत बढ़िया, मैडम सीरीज नहीं दिखती है, तो आप क्या करते हैं? सॉन्ग्स, और क्या था? सॉन्ग्स और गेमिंग वीडियो। ठीक है, गेमिंग वीडियोस देखते हैं, सबका अपना अपना रहता है भाई। आप यूट्यूब देखो, नेटफ्लिक्स देखो, गेमिंग वीडियो। एक और चीज, ऐसा सब्जेक्ट जो आपको डरा रहा था पर उसके नंबर आपके अच्छे आए? टैक्स। टैक्स। टैक्स और कॉस्ट टैक्स सबसे और ज्यादा। कॉस्ट, देखो ये तो फैक्ट है, जो आपको सबसे ज्यादा डर लगेगा उसमें नंबर सबसे ज्यादा आएंगे। रिजल्ट और रैंक आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, कि पास हो गए कि रैंक? रिजल्ट। रिजल्ट मायने लगता है। देखो, रैंकर खुद बोल रही रिजल्ट मायने लगता है, उनको खुद को नहीं मालूम रहता है कि रैंक आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो रिजल्ट मायने रखता है। ठीक है, अगली अटेम्प्ट में आपको पास होना है, और अगर सीए नहीं तो आप क्या करते हैं? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। सीए नहीं तो आर्किटेक्चर करते, ये भी बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सुहार्शी जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल Thank you, sir. पॉडकास्ट, और हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं, तो इसको आप अनबॉक्स यहीं पे कर लो, ताकि हमारे गेस्ट को भी मालूम पड़े कि कैसा क्या है। ठीक है, और बाकी जितने भी बच्चे हैं जिनको ये पॉडकास्ट में बहुत मजा आया, तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना इस गिफ्ट के अंदर क्या है। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।